हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी। आज इस सब्जेक्ट का हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस सब्जेक्ट में यानी पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पैथोलॉजी और फिर पैथोफिजियोलॉजी को। फिर देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी बाकी बायोमेडिकल साइंसेस से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, और डिजीज़ का कंसेप्ट जानेंगे कि डिजीज़ क्या चीज़ है और ये डेवलप किस तरह करती है। और फिर हम 5 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं डिजीज़ के, प्रिवेलेंस, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल आउटकम, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजी पैथोलॉजी बेसिकली क्या है? ग्रीक वर्ड पैथोस से निकला है जिसके मानी है डिजीज एंड लोगोस मीन स्टडी। सो शॉर्ट डिफिनेशन की जाए तो स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। थोड़ा सा और कंसेप्चुअल डिफिनेशन पे हम जाएं तो pathology is a branch of science that deals with the study of all structure and functional abnormalities that take place as a result of disease। कि किसी भी डिजीज की वजह से पैथोलॉजी स्टार्टिंग से कि पैथोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी डिजीज की वजह से बॉडी में स्ट्रक्चर या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज आ जाए। बॉडी के किसी भी डिजीज की वजह से बॉडी के सेल, टिश्यू, आर्गन में स्ट्रक्चर या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं। सिंपल। ये किस वजह से होती है कि जब आपका होम्योस्टेसिस अनबैलेंस्ड हो जाता है, मेंटेन नहीं रहता, तो तब ये कंडीशन डेवलप होती है। सही है। डिफिनीशन अगर और हम थोड़े से डिफिनीशंस इसके पढ़ें तो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज स्पेशली चेंजेस इन बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन दैट आर काज्ड बाय डिजीज। के मेडिसिन का ऐसा ब्रांच जिसमें हम डिजीज का नेचर देखते हैं कि किस नोयत की बीमारी है, और फिर उस बीमारी की वजह से, उस डिजीज की वजह से बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन में कौन से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है सेल का या ऑर्गन का, या उनके फंक्शन में चेंजेस आया है। तो ये सारी स्टडी फिर पैथोलॉजी कहलाती है। या द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। सही है। या द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज के साइंस या स्टडी ऑफ डिजीज के पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। ठीक है। पैथोलॉजी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स कौन से हैं? कि एनाटॉमिक पैथोलॉजी, दूसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजी। एनाटॉमिक पैथोलॉजी ये है कि इसमें मेन फोकस रहता है, पैथोलॉजिस्ट का मेन फोकस रहता है एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज पे। सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बस यही है कि एनाटॉमिक पैथोलॉजी में जो पैथोलॉजिस्ट का मेन फोकस किस पे रहता है? एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज पे। और वो टिश्यूज कहाँ से लेते हैं? बायोप्सी करके, सर्जिकल स्पेसिमेंस। सही है। तो सर्जिकल स्पेसिमेन या बायोप्सी करके जो टिश्यू लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, किस लिए? कि डिजीज को डायग्नोज करें। तो वो क्या कहलाती है? एनाटॉमिक पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी फिर क्या चीज़ है? तो एनाटॉमिक पैथोलॉजी में टिश्यू की बात थी कि वो एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यूज वगैरह की, डिजीज को मालूम करने के लिए। लेकिन क्लिनिकल पैथोलॉजी में एनालाइजेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं किसको? बॉडी के फ्लूइड्स को, बॉडी के टिश्यू नहीं, बॉडी फ्लूइड्स को। ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया। किस लिए? कि डिजीज को डायग्नोज और मॉनिटर कर सकें। जनरल पैथोलॉजी की बात की जाए तो बॉडी में कहीं पे भी, जनरल बॉडी मतलब बॉडी में कहीं पे भी आपको चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि सेल इंजरी हो रहा हो बॉडी के किसी पार्ट में, किसी टिश्यू, किसी आर्गन में भी नेक्रोसिस हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ये स्टडी क्या कहलाएगी? जनरल पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी फिर अलग चीज़ है। वो आप एक खास सिस्टम का पूरे बॉडी में नहीं पढ़ते हो, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। आप एक खास सिस्टम का फिर पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल लिवर, आप लिवर सिस्टम का पढ़ते हो कि लिवर सिस्टम में कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, या आपके पास फंक्शनल चेंज आ रहा है, तो फिर वो सिस्टमिक पैथोलॉजी कहलाएगी। ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? तो पैथोस का माना क्या है? डिजीज या पेन, सफरिंग। लोगोस का माना क्या है? साइंस एंड स्टडी। तो पैथोलॉजी इज अ मॉडर्न इंटीग्रेटिव बायोमेडिकल साइंस। Pathophysiology is a modern integrative biomedical science that is concerned with the mechanism responsible for the initiation, development and treatment of pathological process in humans and animals। सिंपल सादा अल्फाज में कि पैथोफिजियोलॉजी एक ऐसा बायोमेडिकल साइंस है, मॉडर्न बायोमेडिकल साइंस है, जिसमें मेन कंसर्न रहता है हमारा किसके साथ? डिजीज के साथ। कि वो किस तरह इनिशिएट करता है डिजीज, एक बीमारी, फिर वो बीमारी जब शुरू होती है तो फिर वो डेवलप किस तरह करती है,
किस तरह उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल, रिकवरी कैसे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारा फिर क्या कहलाता है, ये सारा पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मेन कंसर्न डिजीज के इनिशिएशन के साथ, उसके प्रोग्रेशन या डेवलपमेंट के साथ, और फिर उसकी रिकवरी ह्यूमंस में और एनिमल्स में, ये स्टडी का कहलाती है पैथोफिजियोलॉजी। शॉर्ट डिफिनीशन अगर करना चाहे तो द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शंस इन द बॉडी इन हाउ डिजीज प्रोसेस वर्क, के बॉडी में एबनॉर्मल फंक्शन की स्टडी, और कोई एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा हो तो उसकी स्टडी को, और वो जो एबनॉर्मल फंक्शन या डिजीज है वो प्रोग्रेस किस तरह करी है, वो काम किस तरह करी है, तो ये सारी स्टडी क्या कहलाएगी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी में? पैथोलॉजी में मेनली कंसर्न रहता है डिजीज के साथ, ठीक है, डिजीज के साथ मेनली कंसर्न रहता है। लेकिन पैथोफिजियोलॉजी में फिर क्या होता है कि डिजीज को भी स्टडी किया जाता है, और उस डिजीज की वजह से बॉडी में कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ते हैं हम साथ में। तो ये एक डिफरेंस है बस इनमें, ठीक है। अब नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ना? इसलिए ज़रूरी है कि वो जान सके कि एक बीमारी का काज क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी हुई है, कोई डिजीज़ है, तो इसका काज क्या है, काज के बारे में जान सके। फिर वो ये जान सके कि ये शुरू कैसे होती है, और डेवलप क्यों करती है, और किस तरह ये प्रोग्रेस करती है, और फिर अगर ये रिकवरी किस तरह पॉसिबल है इस बीमारी से। तो इसलिए भी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। और व्हाट आर द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, कि जो डिजीज के साइंस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वो हमें क्या बताते हैं। तो हम वो सारा इसमें स्टडी करते हैं, इसलिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स डेवलपमेंट क्या है? डिजीज हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो डिजीज क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है डिजीज को, कि a condition in the body or some part or organ of the body in which its function are disrupted or deranged, कि बॉडी का वो कंडीशन जिसमें किसी खास पार्ट में या आर्गन में, जो जो आर्गन का फंक्शन है, या उस खास पार्ट का या उस खास आर्गन का जो फंक्शन था वो डिरेंज हो जाए, वो डिसरप्ट हो जाए, ठीक है, वो अनबैलेंस्ड हो जाए, उसका वो काम सही से नहीं करे, सही है, वो फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए बॉडी के किसी भी आर्गन का। फॉर एग्जाम्पल लिवर ले लें, लिवर का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, वो अब सही से काम नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, सही है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका बॉडी का एक खास पार्ट या कोई आर्गन फंक्शन प्रॉपरली ना करे, वो कंडीशन कहलाती है डिजीज। अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना चाहे तो डिजीज इज डिफाइंड एज अ मल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट, कि जब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट में नहीं रहता, बैलेंस नहीं हो पाता उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो ये मल एडजस्टमेंट क्या कहलाएगी, डिजीज, ठीक है। या डिजीज का लफ्जी माना भी देखा जाए, लिटरली मीन्स विदाउट ईज, विदाउट ईज, ठीक है। तो द अपोजिट ऑफ ईज व्हेन समथिंग इज रॉन्ग विद बॉडीली फंक्शन, ठीक है। अब डिजीज के टाइप्स, कॉज के बेस पे, वजह के बेस पे, एटियोलॉजी के बेस पे हमने डिजीज के कुछ टाइप्स इधर लिखे हुए हैं। जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज, तो नाम से जाहिर है कि इन्फेक्शियस डिजीज में क्या है, किसी इन्फेक्शन की वजह से डिजीज होती हो तो वो क्या कहलाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से कोई भी डिजीज होती हो, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, वो क्या कहलाएगी, इन्फेक्शियस डिजीज। ट्रोमेटिक डिजीज, किसी ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, या एक्सट्रीम हीट में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, मतलब 60 डिग्री सी और 70 डिग्री सी, या बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से, या रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, ठीक है, जो डिजीज़ होती है वो ट्रोमेटिक डिजीज़ कहलाती है। डिजेनरेटिव डिजीज़ वो है जिसमें आपके टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, सही है, वो ख़त्म होना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हड्डियों की बीमारियां हैं, ठीक है, वो डिजेनरेटिव डिजीज फिर कहलाएंगे। इम्यूनोलॉजिकल डिजीज वो है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करे, आपका दिफाई सिस्टम सही से काम नहीं करे, वो आपके टिश्यूज के खिलाफ काम करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे कि ग्रेव डिजीज, HIV, या सिस्टेमिक लूपर, SLE, एटसेट्रा, ठीक है। न्यूप्लास्टिक डिजीज मतलब कैंसर वाली बीमारियां, ठीक है, जो कैंसर वाली बीमारी है वो क्या कहलाएगी, न्यूप्लास्टिक डिजीज। कोई भी बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, लिक्यूमिया हो, जो भी हो, वो न्यूप्लास्टिक डिजीज कहलाती है। मेटाबॉलिक डिजीज, जो मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से, एनाबॉलिज्म या केटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, अनबैलेंस आ जाए, तो वो मेटाबॉलिक डिजीज कहलाएगी, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है।
इडियोपैथिक डिजीज़ वो है जिसका हमें काज या सोर्स मालूम नहीं होता कि ये किस वजह से हो रहा है। जैसे कि 90% जो हाइपरटेंसिव के पेशेंट होते हैं उनका हमें काज मालूम नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन क्यों है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों है हो रहा है इनका, ठीक है। साइकोजेनिक डिजीज़ मतलब स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डिजीज़ जो होती है जैसे कि स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है, तो वो कौन सी डिजीज़ कहलाती है फिर? साइकोजेनिक डिजीज़, साइकोलॉजी से निकला है। आयोट्रोजेनिक डिजीज़ कौन से हैं जो कि किस वजह, या तो एडवर्स इफेक्ट की वजह से या कोई मतलब प्रोसीजर चल रहा हो, ठीक है, तो उस प्रोसीजर में कोई फॉल्ट आ जाए तो उस वजह से। ये फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या नर्सेज, डेंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर वगैरह जो प्रोसीजर वगैरह करते हैं उनमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस आ जाए या फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से या मेडिकल एरर आ जाए तो ये जो डिजीज़ होती है वो आयोट्रोजेनिक डिजीज़ कहलाती है। जैसे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है हॉस्पिटल्स वगैरह में, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी अक्सर मसला हो जाता है, ठीक है, क्रॉस मैच नहीं कर पाते जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, गलत लगा लेते हैं एरर की वजह से, तो ये फिर आयोट्रोजेनिक डिजीज कहलाती हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रिवेलेंस, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल आउटकम। प्रिवेलेंस क्या चीज़ है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है एक गिवन टाइम पे, और उस पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों को डिजीज हुआ है और अभी कितने न्यू केसेस आ रहे हैं, ऑलरेडी कितने लोगों को डिजीज हुआ है और अभी कितने न्यू केसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस किसे कहते हैं? प्रिवेलेंस बोलते हैं कि एक खास टाइम में एक पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिजीज हुआ है, ठीक है। अब प्रिवेलेंस को हम मालूम किस तरह करते हैं? आपने सिंपली क्या करना है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग केसेस होंगे पॉपुलेशन में उस गिवन टाइम पे, जो एग्जिस्टिंग केसेस होंगे आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई 10 लोगों को हुआ है, 30 लोगों में से 10 लोगों को डिजीज हुआ है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग केसेस को ले लो और नीचे उसको डिवाइड करो कि जितना पॉपुलेशन है आपके पास, टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रिवेलेंस आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटी, इधर एग्जांपल लिखा हुआ है ना कि सिटी ए हैज 7,000 पीपल विद आर्थराइटिस ऑन January 1st 2012। तो एक गिवन टाइम पे, ये गिवन टाइम वर्ड जरूरी है, ठीक है। तो एक गिवन टाइम आपको दिया है 2012, जनवरी 2012 में 7,000 लोगों को आर्थराइटिस हुआ है, और उस टाइम पे वो सिटी ए में पॉपुलेशन कितनी थी? 70,000। तो 70,000 में से 7,000 लोगों को आर्थराइटिस हुआ है, ठीक है। अब प्रिवेलेंस किस तरह मालूम करेंगे कि आप 7,000 को, जो आपके पास एग्जिस्टिंग केसेस है 7,000, उसको आप डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन पे यानी 70,000 पे, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाए 0.10 या 10% हम बोलते हैं। प्रिवेलेंस को हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो 10% आपके पास आ गया इस डिजीज का प्रिवेलेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल जिसकी वजह से आपको ये इजी हो जाएगा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एयर 1, एयर 2, एयर 3, ठीक है। पॉपुलेशन कितना है? एयर 1 में 30 है, 2 में भी 30 है, 3 में भी 30 है। चलो 1 की बात करते हैं, तो 1 में आपके पास कितने लोगों, इधर लिखा है कि एयर 1 में आपके पास सिर्फ 5 लोगों को बीमारी हुई है, 30 में से कितने बंदों को इफेक्ट हुई है, बीमारी हुई है? 5 बंदों को। अब दूसरे साल में कितने? 7, मजीद 7 लोगों को, मतलब 5 को तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस आपके पास कितने थे? 5 ऑलरेडी थे ना आपके पास। अब दूसरे साल 7 मजीद लोग बीमार हो गए, ठीक है। अब तीसरे साल 4 और मजीद लोग बीमार हो गए, ठीक है। तो आपने इसमें एग्जिस्टिंग केसेस भी लेनी है कि पहले साल कितने थे? 5, अब मजीद कितने? 7, अब और मजीद कितने? 4। तो आपने एग्जिस्टिंग केसेस भी लेने हैं और आपने न्यू केसेस भी साथ में ऐड करने हैं, ठीक है, और फिर उसको टोटल पॉपुलेशन भी डिवाइड करना है। जैसे कि अगर व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन ईयर 2, ईयर 2 में बात करें तो ईयर 2 में हमारे पास दूसरे साल में देखें टोटल पॉपुलेशन कितनी है? वही 30 है ना। अब 30 में से क्या बोलते हैं कि ईयर 2 में क्या, इन एडिशनल 7 पीपल डेवलप दैट आउटकम, कि ऑलरेडी 5 लोगों को बीमारी थी पहले साल में, अब दूसरे साल में 7 मजीद लोगों को बीमारी हो गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी इफेक्ट हुई है? 12 ना। आप 12 को आप डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन पे जो कि है 30, 12/30 कितना आएगा? 0.4, यानी 40%। इस डिजीज का प्रिवेलेंस रेट हम क्या बताएंगे? 40%। ईयर 3 का बोलेंगे तो ईयर 3 में आप फिर और देखोगे कि मजीद कितने लोग इफेक्ट हुए, 4 मजीद हुए थे ना, तो 12 + 4 16, 16/30 जो आंसर आएगा वो आपके पास वो प्रिवेलेंस होगा, ठीक है। एटियोलॉजी क्या चीज़ है? बेसिकली किसी वजह को बोलते हैं, एटियोलॉजी वजह को बोलती है ना, सबब को बोलते हैं, वजह को बोलते हैं, या द स्टडी ऑफ कॉजेशन और ओरिजिन, के फला चीज का ओरिजिन क्या है, ये किस वजह से है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से निकला है, एटियोलॉजिया, यानी गिविंग अ रीजन फॉर, कि किसी चीज के लिए वजह पेश करना, एटियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मोर कम्प्लीटली डिफिनीशन करें तो एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द काजेज, ओरिजिन और रीजंस बिहाइंड द वे द थिंग्स आर, कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं,
वजह इसके पीछे वजह वजह क्या है कि ये चीज़ फॉर एग्जांपल इस तरह है तो क्यों है, ये बीमारी है तो किस वजह से ये बीमारी है। तो उस वजह की जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, एटियोलॉजी। फिर रिस्क फैक्टर एक वर्ड है हमारे पास। रिस्क फैक्टर क्या है कि ऐसे कंडीशन जो एक खास डिजीज को क्या करते हैं, फेवर करते हो। ऐसे कंडीशन जो एक खास डिजीज को फेवर, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, किस लिए, लंग्स की बीमारियों के लिए, लंग कैंसर के लिए, ठीक है, नमूनिया अस्थमा के लिए सिगरेट स्मोकिंग। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो गया। तो रिस्क फैक्टर वो चीज़ें होती हैं, ये वो कंडीशन या वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी खास डिजीज को डेवलप करने में मदद देते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास फिर दो किस्म के रिस्क फैक्टर है, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, मॉडिफाइबल वो जिसको आप मतलब अगर आप वो छोड़ दो तो आप उसको मतलब आप इसको चेंज कर सकते, ऐसा रिस्क फैक्टर जो आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर किसी वजह आपको लंग्स का मसला आ रहा है, आपको कफिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप स्मोकिंग छोड़ दो, आपको कफिंग फिर नहीं आएगी, ठीक है, वो इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको लंग कैंसर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर था जिसको हमने मतलब चेंज किया ना, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत लेजी पर्सन हो या जंक फूड खाते हो, ठीक है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप इसको चेंज करो, आप एक्टिव हो जाओ, आप एक्सरसाइज करो, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आप हेल्थी साइड पे जाओगे। नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, चाह के भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एज। एज की वजह से फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन होता हो तो आप एज को अभी रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो आप चेंज नहीं कर सकते हो वो नॉन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एटियोलॉजी के टाइप्स हैं। एक इंट्रिंसिक एटियोलॉजी है। इंट्रिंसिक एटियोलॉजी का मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल कोई डिजीज होता हो लेकिन उसका काज क्या हो, अंदर से हो रहा हो, उसका काज आपके बॉडी के अंदर हो, ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक एटियोलॉजी कहलाती है। सिंपल अल्फाज में ये है कि कोई डिजीज होता हो या हो हुआ हो लेकिन उसका काज अंदर से हो, मतलब वो बाहर की किसी चीज की वजह से नहीं हो, ठीक है, तो वो कहलाती है इंट्रिंसिक एटियोलॉजी। एक्सट्रिंसिक एटियोलॉजी की बात करें, एक्सट्रिंसिक एटियोलॉजी में आपको कोई डिजीज होता हो लेकिन वो बाहर की वजह से होता है, बाहर किसी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट की वजह से होता हो, या आपके कोई एनिमल आप पे बाइट करें, या डॉग आप पे जो बाइट करें, ठीक है, या मच्छर आपको स्टिंग लगाएं, उसकी वजह से आपको कोई खास बीमारी हो जाए या मलेरिया वगैरह हो जाए, या आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो जाए या रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए, या केमिकल्स आप पे आप बर्न हो जाओ, तो ये सारे कौन से काज है, ये एक्सट्रिंसिक मतलब ये बाहर से आ रहे हैं ना, बॉडी के अंदर से तो नहीं है, ठीक है। और फिर डिजीज काज करें तो ये कौन सी एटियोलॉजी कहलाती है, ये एक्सट्रिंसिक एटियोलॉजी, एक्सट्रिंसिक काजेस कहलाते हैं। इंट्रिंसिक एटियोलॉजी मतलब कि जो अंदर की वजह से, अंदर से काज अंदर से हो, ठीक है, बाहर से नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया तो आपके जीन्स में आती है, ठीक है, वो आप इनहेरिट करते हो, ठीक है, तो उसका काज अंदर से है। डायबिटीज भी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो अभी आपके बॉडी के अंदर से आ रहा है ये मसला। न्यूप्लास्टिक भी आपका एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है तो उस वजह से, तो ये भी इंट्रिंसिक। इम्यून सिस्टम भी आपका अपना अंदर से सिस्टम ख़राब हो गया हो तो फिर ये इंट्रिंसिक एटियोलॉजी कहलाएगी। एक्सट्रिंसिक में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एडियोपैथिक एटियोलॉजी ये है कि जिसका हमें काज मालूम ना हो। अब इसका मतलब है कि उसका वजह नहीं होगा, वजह है लेकिन हमें नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों है। 90% लोगों को हाइपरटेंशन है लेकिन क्यों है उनको हाइपरटेंशन, ठीक है, तो वजह मालूम नहीं है हमें, ठीक है। फिर पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस बोलते हैं कि डिजीज का डेवलपमेंट पैथोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। ओरिजिन या डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, पैथोजेनेसिस। डिजीज का ओरिजिन या डेवलपमेंट कहलाता है पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी ऐसे है जो इवेंट्स है या जो उस सारा सीक्वेंस जो स्टार्ट होता है डिजीज के काज से, सही है, और फिर जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज आगे जाके हमें देखने को मिलती है, और फिर जो साइंस सिम्टम हमें देखने को मिलती है, और फिर रिकवरी भी। तो ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जितने भी हमने पढ़े कि डिजीज का काज, उसका आनसेट, उसका शुरू होना, फिर उसका प्रोग्रेस करना, स्ट्रक्चर फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज का आना, और साइंस सिम्टम का शो होना, और फिर उसकी रिकवरी, ये सारा कहलाता है पैथोजेनेसिस, ठीक है। जैसे कि कॉमन कोल्ड एक एग्जांपल ले लें आप, तो इसका काज क्या है, एक्सपोजर इनोकुलेशन ऑफ कोल्ड वायरस के, जो कोल्ड वायरस है उसके एक्सपोजर हो जाए तो कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो जाता है। अब फिर इंक्यूबेशन टाइम के वायरस, ऐसा टाइम जिसमें वायरस मल्टीप्लाई करता है, अभी साइंस सिम्टम शो नहीं हो रहे लेकिन वायरस अंदर से ही मल्टीप्लाई करते जा रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, जब साइंस सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आंख आंख में खारिश होना, ठीक है, या जो नाक का बहना और सोर थ्रोट होना, सही है, और रिकवरी, फिर रिटर्न टू प्रीवियस स्टेट ऑफ हेल्थ के उसका ये सारे साइंस सिम्टम गायब हो जाए और वो ठीक हो जाए बिल्कुल। तो ये
जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े इसमें, ठीक है, ये डेवलपमेंट है कॉमन कोल्ड की। तो किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फीचर्स ऑफ डिजीज कहलाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या साइन सिम्टम्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हम किस तरह मालूम करते हैं, हम हिस्ट्री लेके मालूम करते हैं या फिजिकल असेसमेंट करके मालूम करते हैं। सब क्लिनिकल स्टेज है, ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपके पास तो फंक्शन पर्सन जो है ना वो नॉर्मली क्या है, अब उसके पास कोई साइन सिम्टम नज़र नहीं आ रहे, पर आपको पेशेंट में साइन सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन डिजीज अंदर ही अंदर ग्रो कर रही हो, तो ये कौन सा स्टेज कहलाता है, सब क्लिनिकल स्टेज, ठीक है। सिम्टम्स, सिम्टम्स वो चीज़ें हैं जो आपको पेशेंट बताता है, उसको सब्जेक्टिव डेटा भी बोलते हैं सिम्टम्स को। ऐसा डेटा जो पेशेंट बताते हैं वो सिम्टम्स कहलाता है, या सब्जेक्टिव डेटा भी बोलते हैं। जैसे कि पेशेंट बोलते हैं मुझे पेन हो रहा है, तो आपको बाहर से तो नजर नहीं आ, नर्स को या डॉक्टर को तो नजर नहीं आता, वो तो पेशेंट ही बोलता है, बोलेगा ना कि मुझे पेन हो रहा है, या पेशेंट ही बोलेगा कि मुझे थकावट फील हो रही है या मुझे उल्टी आ रही है। तो ये सारे ऐसा डेटा जो आपको पेशेंट बताते हैं खुद, तो वो सिम्टम्स कहलाते हैं। साइंस वो होते हैं जो आप खुद मतलब फिर नर्स या फिजिशियन वो खुद नोट करता हो, एसेस कर सकता हो, तो वो साइंस कहलाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा भी बोलते हैं इसको, जैसे कि फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग, पल्पेबल मास वगैरह असेसमेंट के जरिए, तो ये साइंस कहलाते हैं फिर, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या चीज़ है कि क्या हो जाए कि व्हेन अ न्यू और सेपरेट प्रोसेस अराइजेस बिकॉज ऑफ सम चेंज इन द ओरिजिनल डिजीज, कि आपका जो ओरिजिनल डिजीज हुआ है, आपको एक डिजीज हुआ है, लेकिन उस डिजीज की वजह से आपको कोई दूसरा मसला भी स्टार्ट हो गया साथ में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको लिवर का मसला था, लिवर में मसला आ गया है, लेकिन लिवर की वजह से स्प्लेनोमेगाली भी हो गई है कि स्प्लीन भी आपका साइज ग्रोथ कर गया है, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया स्प्लीन में हो गया है, तो एक कॉम्प्लिकेशन है उस लिवर डिजीज का, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से कोई न्यू चेंज आ जाए, न्यू बीमारी हो जाए, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेशन कहलाएगा। अब रिजोल्यूशन किसे बोलते हैं, कि जब पेशेंट जो है वो रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल स्टेट विदाउट कॉम्प्लिकेशन, कि वो बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए, डिजीज का, डिजीज से वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो वो क्या कहलाएगी, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कैन आकर विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विद ट्रीटमेंट आर फ्रॉम द बॉडीज नेचुरल डिफेंस। रेजोल्यूशन अब किस तरह, वो खुद भी ठीक हो सकता है, वो इलाज की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी ठीक हो सकता है, या वो खुद भी ठीक हो सकता है, मतलब ये अपनी जो नेचुरल डिफेंस है उसकी वजह से भी ठीक हो सकता है, ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो सकता है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेना तो उसकी वजह से उसके बगैर भी ठीक हो, तो वो भी रेजोल्यूशन कहलाती है। अब प्रोग्नोसिस क्या चीज़ है, कि आप फोरकास्टिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि टू टाइप के कैंसर ले लो, आपके पास दो किस्म के कैंसर है। कैंसर ए जो है वो, उसमें जो पेशेंट की डेथ होती है वो 3 साल बाद हो जाएगी, और कैंसर टू जो है उसका अगर आप ट्रीट करते हो तो वो 5 साल तक जिएगा। तो अब जो कैंसर टू है उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, तो उसको हम गुड प्रोग्नोसिस बोलते हैं। और जो कैंसर ए है उसका चूंकि कम है, 3 साल है दौरानिया, तो फिर उसको बोलेंगे कि ये पोर प्रोग्नोसिस है, इसका मतलब इसका इलाज इतना अच्छा नहीं है, इसका जो कोर्स है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसका इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो पोर प्रोग्नोसिस बोलेंगे। और जिसका मतलब कॉम्प्लिकेशंस कम हो, जिसका इलाज थोड़ा सा जिसके साइन सिम्टम्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो गुड प्रोग्नोसिस कहलाएगा फिर, ठीक है। आउटकम्स पे जो हमारे पास रिजल्ट आता है या रिकवरी होती है, तो हमारे पास इसमें 3 किस्म के हैं, एक कंप्लीट रिकवरी है, एक इनकम्प्लीट रिकवरी है, और एक है डेथ, ठीक है। तो आउटकम्स, द कोर्स ऑफ डिजीज वेरीज, जो डिजीज का कोर्स होता है ना, टाइम टाइम पीरियड होता है, वो वेरी करता है, वो चेंज होता है, हर डिजीज वो डिजीज पे डिपेंड करता है। जो एक्यूट डिजीज होती है ना, एक्यूट हम बोलते हैं एक्यूट और क्रोनिक ना, तो एक्यूट डिजीज वो सडनली स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल सडन पेन स्टार्ट हो जाएगी, फीवर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, तो वो एक्यूट डिजीज कहलाती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ठीक है, तो वो क्रोनिक डिजीज कहलाएगी, ठीक है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए होंगी ना वो क्रोनिक डिजीज कहलाएगी। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ आउटकम्स, जैसे कि कंप्लीट रिकवरी के, जो बेस्ट आउटकम ऑफ डिजीज है ना वो है कंप्लीट रिकवरी, सही है, कि जो पैथोलॉजिकल अल्टर मेटाबॉलिज्म या स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंज वगैरह आया था ना, सही है, मेटाबॉलिज्म में, स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, अब वो परफेक्टली वापस आ जाए, रिस्टोर हो जाए ना, और साइन सिम्टम भी सारे खत्म हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी, कंप्लीट रिकवरी। अब इनकम्प्लीट रिकवरी किसे बोलेंगे, कि जो मेन साइन सिम्टम थे वो तो चलो डिसअपेयर हो गए, लेकिन अभी भी अंदर कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस मौजूद हैं, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट रिकवरी है। और डेथ के, द सेसेशन ऑफ हार्ट बीट, का आपका हार्ट बीट बंद हो जाए, सांस लेना बंद कर दो, सही है, तो
मतलब पेशेंट की डेथ हो गई है। तो ये 3 किस्म के आउटकम देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसी भी बीमारी में। या तो वो कम्प्लीटली रिकवर कर लेता है, सही है बीमारी से, या फिर वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाता, वो इनकम्प्लीट रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर डेथ उसकी हो जाती है, ठीक है।